Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics जो हमारे चैप्टर की सीरीज चल रही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जिसमें हम लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे चैप्टर में। इसको ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब बेटा हमने इसमें डिस्कस कर चुके हैं डिमांड के बारे में डिटेल में कि डिमांड क्या है, डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी हमारी आती है लॉ ऑफ डिमांड की कि लॉ ऑफ डिमांड या जिसको आप बोलते हो थ्योरी ऑफ डिमांड वो क्या कहती है। अभी देखो, अभी हमने पहले पढ़ के हटे हैं हम कि या आप खुद भी देखो, व्हेन यू गो टू मार्केट टू बाय एनीथिंग, कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हो मार्केट में, चाहे वो ग्रीन ग्रोसरी है, चाहे वो कोई भी आपकी आइटम है, कमोडिटी है, तो अगर आपको वही चीज़ अच्छी क्वालिटी की, मतलब सेम क्वालिटी वगैरह हम कुछ नहीं इसमें डिस्कस करेंगे, इसमें हम वो चीज़ की बात करेंगे, बाकी चीज़ें एक साइड पे रखो। तो अगर आपको जो वो सस्ती अगर उसका चीज़ का रेट अप हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप उसकी डिमांड कम करोगे, और जैसे जैसे उसका प्राइस कम होता रहेगा आप उसकी डिमांड ज़्यादा करोगे। अभी जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल भी दी थी कि प्राइसेस ऑफ अनियंस शूट अप हो गए थे यहाँ पे इंडिया में। तो प्राइसेस जब अनियन की शूट अप हो गए थे, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने क्या किया था, अपनी अनियन की कंजम्पशन करनी कम कर दी थी। उन्होंने सब्जी बनानी है, वेजिटेबल बनानी, कुछ भी करना है, तो उन्होंने अनियन उसमें डालना कम शुरू कर दिया था। वो कम डालने से क्या हुआ कि वो डिमांड कम कर रहे थे, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया था। जैसे ही अनियन का प्राइस कम हुआ तो फिर डिमांड नॉर्मल आ गई, डिमांड बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हम चीज़ की डिमांड कम करते हैं, और जैसे जैसे हमारा प्राइस कम होता है हम चीज़ की डिमांड ज़्यादा करते हैं। इट मीन्स कि ये जो डिमांड और प्राइस है एक कॉमोडिटी की, वो ऑपोजिट चलते हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा। डिमांड अगर ऐसे ही होता ना, तो यही चीज है कि ये देखो, यही चीज हमने लॉ ऑफ डिमांड में हमने डिस्कस करनी है। लॉ ऑफ डिमांड में वो क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स that quantity demanded for the product rise with fall in its price and fall with rise in its price। यही बात मैंने आपको समझाई है ना। अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल मीन्स बाकी चीज़ों को हमने ध्यान नहीं देना कि अगर हमने सिर्फ उस चीज़ की क्वांटिटी और उस डिमांड की और उस चीज़ के प्राइस की बात करनी है। जैसे जैसे उस चीज़ का प्राइस कम होता है उस चीज़ की डिमांड आपकी बढ़ती है, और जैसे जैसे आपकी प्राइस ज़्यादा होता है वैसे वैसे डिमांड उसकी कम हो जाती है। In simple terms, there is an inverse relationship between quantity demanded and its price। यही बात मैंने आपको बताई कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस जो है आपके ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर, तो आपने उसमें लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है तो आपने पहले ऐसे लिखना है, उसके बाद में आपने डायग्राम जरूर बनाना है। डायग्राम में ये देखो, जैसे मैंने आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाए हैं। इस साइड वाई एक्सेस पे प्राइस है और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी है। जब आपका प्राइस P1 था तो क्वांटिटी आपकी Q1 थी, मींस प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम है। प्राइस जब P1 से थोड़ा कम हुआ P2 पे आया तो आपकी क्वांटिटी Q2 होगी, Q1 से Q2। प्राइस कम हुआ और क्वांटिटी आपकी बढ़ गई, डिमांड आपकी बढ़ गई। प्राइस अगर आपका और कम होता है P2 से P3 पे आता है तो आपकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है Q2 से Q3। और प्राइस अगर आपका और कम होता है P3 से P4 पे आता है तो आपकी डिमांड जो है Q3 से Q4 पे आती है। इसको आप एग्जाम में ऐसे डायग्राम बना दो, इसके बेसिस पे आप उसको डायग्राम को एक्सप्लेन करो, यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है। अब ये देखो, जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि प्राइस बढ़ा है, आप सिंपल ले लो, P3 से शुरू कर लो कि जब आपका प्राइस P3 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है हमारी, Q3 है। जब P3 से प्राइस बढ़ा, हमारा थोड़ा सा बढ़ा, P2 पे गया, P2 पे गया तो हमारी क्वांटिटी हमारी कम होगी, Q3 से Q2 पे आ गई। ठीक है ना, कम हो गए यूनिट्स। और जब हमारा P3 से प्राइस डाउन गया, कम हो गया, P4 पे गया, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड की बढ़ गई। जब आपके P2 से P4 पे आई प्राइस, या आपका P3 से P4 पे आया तो आपकी Q3 से Q4 पे आपकी डिमांड बढ़ गई। आप दोनों चीजें दोनों एंगल से उसको समझा सकते हो।
एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन आता है आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया। अगर तो उन्होंने बोला एक्सप्लेन दिस लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में आप ऐसे लिखोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे, आप टेबल हाइपोथेटिकल टेबल बना सकते हो कि अगर 10 प्राइस है तो फॉर एग्जांपल 15 आपके यूनिट्स मांग रहे हैं, अगर आपके 8 हो गए तो आप 16 मांगने लग गए, अगर आपके 12 रुपीज राइज हो गया तो आपकी 13 होगी डिमांड। मतलब इस तरह से आप डायग्राम टेबल बना सकते हो, टेबल बना के टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो और वैसे आप डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, कितने भी नंबर का है ये क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने एजम्पशन जरूर लिखने हैं कि इस ये लॉ ऑफ डिमांड कुछ चीजों के ऊपर बेस है, इकोनॉमिक्स हमेशा एजम्पशंस के ऊपर बेस करते हैं, वो क्या एजम्पशंस है। पहली एजम्पशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, मींस कंज्यूमर के टेस्ट में कुछ चेंज नहीं है, कंज्यूमर जिस चीज को प्रेफर कर रहा है उसी चीज को प्रेफर कर रहा है, उसमें कुछ फर्क चेंज नहीं आया। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज, मींस इनकम जो है कंज्यूमर की कोई चेंज नहीं हो रही, जितनी पहले थी, अगर पहले 100 रुपीज थी तो अब भी 100 रुपीज ही है, उसमें चेंज नहीं हुआ, ना वो 90 हुई ना वो 110 हुई, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हमने रिलेटेड गुड्स डिटेल में हमने अभी पढ़ के आते हैं रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, तो वो बोल रहा है कि कोई चेंज नहीं है कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस में, मीन्स जब उनमें कोई चेंज नहीं है तो इसमें कोई डिमांड में उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Then comes in future there is no expectation in the change of price of the commodity, ये हमने डिटर्मिनेंट्स में का पढ़ा था ना डिमांड फंक्शन के, तो उसमें हमने ये किया था कि एक्सपेक्टेशन जो है कॉमोडिटी कंज्यूमर जो एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में अगर चेंज होगा तो उससे वो डिमांड चेंज कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और नेक्स्ट लास्ट एजम्पशन है कॉमोडिटी इन डिमांड इज अ नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं हम इंफीरियर गुड्स की या एक्सेप्शनल गुड्स की बात हम नहीं करें, ये आप आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करूंगी मैं डिटेल में, तब आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अभी ठीक है, अभी नॉर्मल गुड्स मतलब सिर्फ नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आपने एग्जाम में ये पूरा लिखना है अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.